नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रिटायर्ड आईटीआई प्राचार्य और शिक्षाविद वाल्मीकि गौतम ने किया देहदान। 2 अबोध बच्चियों के साथ उनके सगे चाचा ने ही की दरिंदगी। नवविवाहिता की मौत के बाद 2 पक्षों के बीच शव लेने को हंगामा और रीवा पहुंचे कवि कुमार विश्वास। राजनीतिक दलों पर जमकर किया कटाक्ष। खबरें विस्तार से। कहते हैं दुनिया का पहला देहदान महर्षि दधीच ने किया था, लेकिन आज भी समाज में हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो अपने अलावा समाज के लिए भी सोचते हैं और अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। जी हां, ऐसे ही एक हस्ती हैं आईटीआई के पूर्व प्राचार्य श्री वाल्मीकि गौतम, जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य उतार चढ़ाव देखे और सबसे लड़कर ऊपर उठे। हमेशा मन, वचन और कर्म से समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहे। 1 दिसंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर अचानक उन्होंने देहदान करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनके परिवार के लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन परिवार के लोगों ने उनका साथ दिया। श्री गौतम ने बताया कि वो 6 बार केंद्रीय सेवा में चयनित हुए और उनकी पहली नौकरी जबलपुर में लगी थी। उसके बाद 6 बार विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित हुए। हाल ही में आईटीआई रीवा से प्राचार्य पद से रिटायर हुए। इस संबंध में हमने श्री वाल्मीकि गौतम और उनके छोटे पुत्र सुमित गौतम से बात की। तो आपके पिताजी ने देहदान करने का सोचा है, आपको कैसा लग रहा है? अब ये मिली-जुली प्रतिक्रिया है हमारे दिमाग में, लेकिन उनका फैसला है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोचा होगा और उन्होंने चिंतन किया होगा और उनका जो फैसला है हम सभी के लिए वो स्वीकार्य रहता है। हमेशा परिवार के बड़े हैं सबसे जी। और जो भी वो हमेशा कहते हैं और तो हम लोग भी वही मानते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग भी चलते हैं। तो जो उन्होंने खुद के लिए फैसला लिया तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और अब ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे लिए ये किस तरीके की चीज़ें हैं, पर हमारे लिए ये है कि पिता की इच्छा है तो उसको हम लोग स्वीकार रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग उसकी इज्जत करेंगे। आपने जो अभी अभी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है देहदान का, ये आपके मन में कैसे आया? ये पहले से सोचा था आपने कि अभी अचानक से ऐसे किसी को देख के प्रेरणा मिली? एक क्या समाचार पत्र पढ़ते हुए कई चीज़ें ऐसी झकझोरती हैं। चूँकि हमने आपसे कहा कि युवाओं से मेरा बहुत ही लगाव रहता है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे बहुत सारी जवाबदारियाँ होती है। मैं कई बार पढ़ा करता था कि मैं मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे हैं उन्हें प्रैक्टिकल के लिए देह कम होती है, नहीं उपलब्ध हो पाती है, वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते जैसा चाहते हैं। तभी से बीच बीच में कुछ लोगों के इस तरह के समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि अमुक व्यक्ति ने देह दान दिया है, अमुक व्यक्ति, उनसे मुझे भी प्रेरणा प्राप्त हुई कि इस शरीर को ये तो ईश्वर का दिया हुआ हमें हम उपहार है ये, तो ये मानवता के लिए यदि हम कुछ कर सकें तो जीवन पर्यंत हम कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा तो मिलती ही रहती है। और ये प्रेरणा भी मुझे इसी तरह से प्राप्त हुई। तो मैंने बहुत पहले ही संकल्प ले लिया था। ये परिजनों को निश्चित रूप से इस पर हमने चर्चा नहीं की, मन ही मन हमने संकल्प लिया था। और जीवन में मुझे बहुत ही अच्छा ये लगता है कि आज तक हमने जो भी संकल्प लिए हैं, चाहे छोटे संकल्प हों या बड़े संकल्प हों, ईश्वर ने उन संकल्पों को पूर्ण किया। एक अवसर में मुझे अच्छा लगा कि हमारे तमाम परिजन इकट्ठे हैं, तमाम हमारे मित्र मंडली इकट्ठी है। आज मैं एक जवाबदारी से निवृत्त हो गया हूँ। पारिवारिक मेरे पास बहुत कोई बड़ी जवाबदारी अब शेष बची नहीं है। तो जब सभी परिजन और सभी हमारे मित्र मंडली उस दिन इकट्ठे थे हमारे जन्म उत्सव के समय 1 दिसंबर को, तो मेरे मन में आया कि मैं आज इसकी घोषणा कर दूं। मंच में ही बैठे बैठे मेरे अंदर ये विचार आया और उसको हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी। और वो घोषणा करते हुए अपने आप में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मेरे मुख से ऐसा ईश्वर ने कहलवाया और वो क्रियान्वयन। कैसा कैसा रहा रिएक्शन? सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा रिएक्शन तो धर्मपत्नी का आता है, तो उनका रिएक्शन जब आपने पहली बार ये शब्द बोला स्टेज से, तो कैसा रहा? मैंने जैसे आपसे पहले चर्चा की, मेरी पत्नी ने कभी भी मेरे, चाहे छोटे मेरे डिसीजन रहे हों या बड़े डिसीजन रहे हों, उनमें कोई उन्होंने नुक्ताचीनी कभी नहीं करी। तो इस संबंध में भी उनको कोई हमेशा सकारात्मक ही प्रतिक्रिया मिली। मेरे परिजनों की, मेरे बच्चों की, सभी की इसमें सभी सहमति प्रदान करी। ये मुझे और अच्छा लगा। चलिए, मुझे लगता है कि आपकी इन बातों को सुनकर जो हमारे युवा हैं और जो समाज सेवी हैं और जो विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, वो भी प्रेरित होंगे और इस तरह के अच्छे काम के लिए आगे आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है? और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो आजकल का एक विशेष माहौल चल रहा है, उससे कैसे लड़ें वो?
क्योंकि आप जैसे पॉजिटिव थिंकिंग के लोग ही इस तरह के मामलों में प्रकाश डाल सकते हैं। निश्चित रूप से द्विवेदी जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि जो युवाओं को एक अच्छी दिशा देना, अच्छे संस्कार देना हम लोग का ही दायित्व बनता है। मैं समझता हूँ युवाओं के ऊपर बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं, बच्चों पर उंगली उठाते हैं कि अनुशासनहीन हो गया आज का हमारा युवा। मैं समझता हूँ कि युवाओं का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष है हमारी अपनी व्यवस्था का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, कि उनको समय समय पर यदि हम मार्गदर्शन सही देते रहें। कई पेरेंट्स को हम देखते हैं कि उनको वो रोबोट की तरह बना देते हैं, किताबी कीड़ा बना देते हैं। वो बच्चों को हमारी भारतीयता, हमारे भारतीय संस्कार जो हैं, हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहते। सिर्फ उनको कि जिस पद पे वो चाहते हैं उस पद पे पहुंच जाए, और जितना वो नोट चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो हम मंथली उसकी इनकम होती है। तो कई लोगों से मैं मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आज वो बहुत दुखी हैं इस तरह की शिक्षा देके बच्चों को। आज वो दुख भोग रहे हैं, पीड़ा व्यक्त करते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। हाँ, जैसे तो ये मैं आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को आप पढ़ाएं, खूब अच्छा पढ़ाएं, लेकिन उनको हमें भारतीय जो संस्कार हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं, उनसे भी उनको कहीं जन्मोत्सव में भी ले जाएं, कहीं यदि किसी की मृत्यु हो गई है, गमी हो गई है, वहाँ भी उन्हें ले जाएं। तो समाज से उनको जोड़े रखें ताकि समाज की उपयोगिता वो समझ पाएं और समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकें। ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि एक जो वाक्य बना हुआ है, चुप रहो, शांत हो जाओ, अभी मत बोलो, और ये हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे रहते हैं, उनको इसको बहुत फेस करना पड़ता है, जबकि वो सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही सटीक और बहुत ही सामयिक आपने प्रश्न किया है। ये बच्चों के अंदर क्यूरिटीज बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्यूरियोसिटीज को जब हम रोकते हैं, टोकते हैं, और कई बार तो फिर रोकने और टोकने में नहीं मानते तो फिर हम ठोकते भी हैं बच्चों को। ये बहुत गलत परंपरा है। बच्चों की यदि क्यूरियोसिटीज हैं, उनको यदि आप समय समय पर उनके प्रश्नों का आप उत्तर देते चले जाएं, तो इन्हीं में जो अब्दुल कलाम है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, या वो बच्चे जो बनना चाहते हैं खुद जी, वो यदि वो बनना चाहते हैं तो वो सारे गुण उनके अंदर हैं। और वो जो आपने बात कही कि रोकते हैं, उनको टोकते हैं बार बार, तो उसके कारण वो कुंठित हो जाते हैं। उनकी जो प्रतिभा है, जो मैं आपसे कह रहा था कि हम अपनी प्रतिभाओं का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाते, उसकी वजह यही है कि हम उन सदुपयोग होने ही नहीं देना चाहते, वो स्वतंत्र रूप से उसको निखारने ही नहीं देना चाहते। ये बहुत बड़ी बाधा बच्चों के बीच में आती है। मैं पेरेंट्स से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चों की रुचि को मत मारे नहीं। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी रुचि उन पर थोप देते हैं, तो उनकी क्या रुचि है ये उनको खुद भी महसूस करें, तो उनको क्या करने में अच्छा लगता है, और निश्चित रूप से वो करने देने के लिए उनको स्वतंत्र एक माहौल देना चाहिए। रीवा पहुंचे कवि कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है से बांधी समा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना। एनसीसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कवि कुमार विश्वास का भव्य स्वागत किया गया। कुमार विश्वास को सुनने एनसीसी मैदान में हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए। दरअसल रीवा में संचालित एक निजी स्कूल ने अपने 40 वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य में उन्होंने पूर्व छात्रों की याद तथा स्कूल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि कुमार विश्वास को रीवा बुलाया था तथा उनके साथ संपत सरल और कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले कवि हेमंत पांडे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां संपत सरल ने व्यंग्य बाण से लोगों का मन मोह लिया, वहीं कुमार विश्वास की गजल कोई दीवाना कहता है ने समा बांध लिया। हेमंत पांडे के हास्य को भी लोगों ने खूब सराहा। मंच का संचालन करते हुए कवि कुमार विश्वास ने कांग्रेस और भाजपा सरकार पर जमकर तंज भी कसा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, कल का भरोसा नहीं। मेरे पड़ोस में एक ज्योतिष के बड़े आचार्य लोकतंत्र पे हमलों के खिलाफ और महाराष्ट्र में आके पूछने लगे कि सावरकर, अरे इतिहास में सावरकर का चैप्टर हटाने के नाम पर पदयात्रा करते हो क्या? जो विषय है वो करो। सांसद जी, आप जनप्रतिनिधि हैं इसलिए कह रहा हूं, और आप विनम्रता से सुन रहे हैं। आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर
जवान लड़कों, ये सुबह सुबह तुम्हारे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का सिलेबस आता है ना मोबाइल पर, इसे डिलीट करो। मेहनत कर रहा है लड़का, दाढ़ी सफेद हो गई, बहुत अच्छा। पदयात्रा भी कराओ कविता जी, और उसकी वर यात्रा भी कराओ। मतलब बहुमत ना मिले तो बहु तो मिले। आनंद पूर्वक सुनो। अपन किसी पार्टी के लिए कुछ, अभी मैं आया पीछे तो पत्रकार बोल रहे थे, सर पॉलिटिक्स पे बोलोगे कुछ? अबे मैंने कहा स्कूल का प्रोग्राम है, मैं क्यों बोलूंगा? बोले नहीं, आपने भी तो की थी राजनीति। मैंने कहा हाँ की थी, बाद में हमारे साथ हो गई। तालियां आराम से बजाओ, जो बोलो। हाँ, सबसे ज्यादा मजा अपना लो। जब अपने को गाली दे लोगे तब इनके मजे लेने का अधिकार बनेगा। आनंद, देखो यही राजनीति में होने और कविता में होने का अंतर है। 3 दिन पहले डूबे युवक की बीहर नदी में लाश बरामद। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत कटकी गांव में बीहर नदी में सथनी से एक युवक मनीष द्विवेदी अपने साथियों और परिजनों के साथ पिकनिक मनाने गया हुआ था, जो 1 तारीख को दोपहर नहाते समय डूब गया, जिसकी 3 दिन से होमगार्ड और एसडीआरएफ लगातार तलाश कर रही थी। आज लाश बरामद हो गई। टीम ने लाश बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, बैकुंठपुर में एक डूबने की सूचना थी, आज उसका लाश मिला क्या है? आज से 3 दिन पहले सथनी गांव के मनीष द्विवेदी अपने परिजन और साथियों के साथ में पिकनिक मनाने कटकी घाट बीहड़ नदी गए थे और उन्होंने अपना कपड़ा उतार करके नदी में तैरने का प्रयास किया और पार्ट बड़ा था। आधे पार्ट के बाद वो जो है डूबने लगे। बाकी साथी जो है उनको बचाने का प्रयास किए, लेकिन नहीं बचा पाए। सूचना 2 साथियों ने थाना आकर के दी। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एसडीआरएफ, नगर निगम, अन्य जो सपोर्टिंग एलिमेंट थे उनके साथ सर्चिंग का प्रयास किया। लगातार सर्चिंग की जा रही, नदी में पानी ज़्यादा। आज जो है वो 100 सर्चिंग के दौरान पटना गांव के पास बीहड़ नदी में मिला है, जिसकी मर्ग कायम करके मर्ग जांच इस आकस्मिक मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु की जा रही है। एजी कॉलेज के समीप गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 3 महीने पहले रोहित यादव नाम के युवक को शिवा यादव, जो कि घटना का मुख्य आरोपी भी था, गोली मार दी थी। इस घटना में 2 अन्य आरोपी भी थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के पिता ने बताया कि गोली लगने के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जो भी खाता था वो नली के माध्यम से बाहर निकल जाता था। कुल मिलाकर गोली लगने की जिम्मेदारी के अलावा युवक का इलाज भी ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 307 का मुकदमा 302 में बदल गया है। मामले को लेकर हमने युवक के पिता और थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा से बात की। आपके हमारे बच्चे हैं, लड़का। ये मतलब कैसे घटना हो गई है? ये इसको गोली लग गई थी 3 महीने पहले, तो हो गया, ठीक नहीं रहता तो बीमारी रहा आता था, तो कल डेथ हो गई उसकी। मतलब फिर छुट्टी हो गई थी, लेकिन घर में बीमारी रहा आता था बहुत। एकदम न बीमारी था न एकदम अच्छा ही था। नहीं तो ऑपरेशन भी हुआ था इनका? ऑपरेशन हुआ था। कई बार हुआ ऑपरेशन? 1 बार हुआ था। 1 बार हुआ। हाँ जी। क्या तकलीफ बताते थे? तकलीफ हो गया, गोली लगी थी, जो खाता पीता था, तब ये कमर के लगे खाने पीने वाली थैली लगी थी, वहीं से निकलता करता था। अच्छा, वो गोली का ऐसे वो हो गया था? जी हाँ, गोली लगने के कारण। तो यहाँ इलाज चल रहा था, तो इसमें क्या बताए थे, ठीक हो गया है या नहीं? फिर छुट्टी दे दी थी ना पहले ही। छुट्टी दे दी। फिर थोड़ा बहुत जब बीमार होता था तो आउटडोर में ले आते करते थे। ये गोली किसने मारी थी, क्या आपको बताए थे क्या, कैसे घटना? ये मारने वाला शिवा यादव है। शिवा यादव जी। और 2 लोग और उनका नाम नहीं जानते, पकड़ गए हैं। क्यों मारे थे ये रंजिश? अब कोई दुश्मनी तो रही होगी, नहीं तो। क्या नाम है आपका? हमारा पिंकू। पूरा नाम? पिंकू कोल। क्या करते हैं आप? हो यही काम लगता है, निवासी पड़दा सुमारन टोला। सर, ये गोली चलने की घटना होगी जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, कई इलाज के बाद उसकी मौत हो गई है। दिनांक 26/8/22 को एजी कॉलेज तिराहे के पास कुछ लोगों ने रितेश रावत को फायर किया था, जिससे वो घायल हुआ था। कमर में गोली लगी थी, जिसका अभी जिला चिकित्सालय में लगातार इलाज किया जा रहा था, जिसकी आज सुबह डेथ हो गई है।
इस पर अपराध धारा 307 का कायम किया गया था। शिवम उर्फ शिवानंद पांडे, जिसमें आरोपी है शिवा यादव है और नाजिम है, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपी शिवानंद पांडे के विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा चुकी है। अभी मामला विवेचनाधीन है। PM रिपोर्ट प्राप्त कर इसमें धारा 302 का इजाफा कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चौराहा थाना अंतर्गत दुआरी गांव में खलिहान में भीषण आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने बताया कि धान गहाई का काम चल रहा था, इसी बीच शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग तो पहुंचा लेकिन सही समय पर नहीं पहुंचा। आग लग गई है जिससे लगभग 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। इस संबंध में हमने पीड़ित से बात की। अभिषेक शुक्ला, थाना कौन सा लगता है? थाना चौराहा। ये आग लग गई, कैसे आग लगी, कैसे जानकारी? ट्रैक्टर से धान गह रही थी, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। लगभग 4 एकड़ की फसल थी और 2 से 2.5 लाख का कम से कम ये था, ये धान थी, जो कि जल ही गई है पूरी तरह। धुआं ही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट पहुंची है, जिस कारण से आग नहीं बुझ पाई। फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड आई है, एक आई ही, नहीं बुझ पाई, फिर दोबारा भी आई है, तब तक सब माल जल गया था। अभी भी आग लगी हुई है? आग जल रही है। तो अब कैसे बुझेगी? क्या कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, न कोई सुनवाई है। आई मशीन आई तो क्या आग नहीं बुता पाई? आग नहीं बुता पाई, अभी भी जल रही, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। वापस चली गई मशीन? वापस मशीन चली गई, बोली वो नहीं बुझ पाएगी, वो 2 रोज जलेगी। जिला न्यायालय के समीप एक चाय की दुकान वाले के छोटे बेटे ने उसे जमकर पीटा। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वो अपने परिवार से अलग रहकर चाय की दुकान लगाता है। जमीन संबंधी कोई मामला था जिसमें बिक्री हुई थी और वो भी अपना हिस्सा चाहता था, जिसको लेकर उसके छोटे बेटे ने मारपीट की है। आसपास खड़े लोगों ने बीच बचाव कर उसे बचाया। मामले को लेकर हमारी टीम ने पीड़ित से बात की। विद्यालय थाने आपके साथ मारपीट हुई है? हमारे साथ हुई। क्यों मारे हैं आपको? हम अपने अधिकार मांग रहे थे, जमीन बिक्री के अधिकार मांग रहे थे। उस अधिकार में हमारा अधिकार पूरा हासिल चाहते हैं, हमको 1 रुपये नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मारे। कौन मारा है आपको? हमारा छोटा बालक मारा है जी। क्यों आपको यहाँ पास क्यों मारे? अब यही तो बात है, अब क्या बताएं कि क्यों मारे हैं। वो पैसा वो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी औरत हमारे साथ नहीं रहती है, 3 वर्ष से दूसरी जगह रहती है। हम अपने ग्रामीण और अपने संपत्ति ग्रामीण में रहता हूँ जी, गांव में। अच्छा, आपकी चोटें भी आई हैं? हो गया, चोट सर नहीं आई है, लेकिन हमारे साथ गलत तो कर रहे हैं भरी कोट। और हमने यहाँ 15 साल दुकान किए चाय की, और हमारे साथ भारी अन्याय हो रहे हैं, हम यही जानते हैं। कहाँ पास मारपीट हुई आपके साथ? हमारे साथ राजैन नोटरी के सामने। नवविवाहिता की मौत के बाद 2 पक्षों के बीच शव लेने को लेकर हुआ हंगामा। संजय गांधी अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब नवविवाहिता की मौत के बाद उसके शव लेने के लिए मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल मामला सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली नवविवाहिता को जलने के चलते अस्पताल में लाया गया था। उसकी मौत हो गई। नवविवाहिता की मौत के बाद दहेज प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन उसके शव का परिजन अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। वहीं मृतका के मायके के लोग पहुंच गए और शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करने को लेकर अड़ गए। उनका कहना था कि शव का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाएगा, जबकि ससुराल वाले अंतिम संस्कार अपने गृह ग्राम में करना चाहते थे। ये जो खत्म हुई है कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या नाम उसका? अर्चना साकेत। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई कि मतलब 17 तारीख को घर से लेके गए और 18 तारीख को आग लगा दिए। कौन आग लगाया था? दामाद जी। दामाद खुद आग लगाया? क्या कारण? ये कारण यह हुआ कि मतलब गेहूँ बेच करके अब मेरे घरे बुलाने गया था, इसलिए आग लगा दिया। नहीं, उनके बीच क्या भी बात चल रहा था जिसके कारण वो आग लगाया है? वो तो दहेज के हमसे आग लगाया है। दहेज मांग रहे हैं कि मतलब तुम्हारा बाप पाया आवाज उसमें मोदी में पैसा 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो मेरे को नहीं दिया है, तो मोदी
पैसा कहाँ दिया, मतलब जो दिया बर्तन 4 डट्ठे थे उसका हम टूटे दे दिए, शादी के बाद टूटे लदा दिए गाड़ी में। कन्यादान जो नहीं हुआ था आपके पुलिस लाइन में, सम्मेलन में जो पैसा मिला था उसको मांग रहा था। मांग था, पैसा तो मिला नहीं हमको। हमको जो सरकार मोदी दिया हम दहेज में दे दिया, और फिर इसके बाद हम घर से शादी किए। फिर तो जब हमसे पूछ तो हम घर से उनका दिया दहेज में, बस इतनी बात ही नहीं साहब। और क्या मांग रहे थे, क्या मांग रहे? गाड़ी भी मांग रहा है। अरे पैसा मांगते थे कि भाई तुम्हारा बाप पैसा मोदी दिया है तो मतलब हमको पैसा क्यों नहीं दे रहा है। शादी कब हुई थी? ये शादी अभी ये मान ली 4 साल पूछ रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महासाव के हैं। शादी कहाँ की है? ये शादी आपके पिपरा भरवान में किया हूँ। ये दामाद का क्या नाम है? दामाद के लल्लू लाल साकेत। क्या करते हैं? अब करते कहाँ है? आप कब लगा दी? ये आगे तो 18 तारीख को लगाए हैं। 18 नवंबर। 17 तारीख को बोला, 17 तारीख को महासाव से लेके गए। ये गिरफ्तार भी हो गए हैं शायद, पुलिस गिरफ्तार। जी। अभी क्या विवाद चल रहा है? अभी विवाद ये चल रहा है सर जी कि हम मेरी बेटी है तो ये आज 15, 16, 18 रोज हो गया, ये कोई झागने नहीं आए। ठीक है, तब हमारे ये है कि भाई तुम बौद्ध धर्म में हो तो तुम तो जलाओगे नहीं, आगे दोगे नहीं, तो भाई तुम घरे न लेके चलो, तुम इलाहाबाद लेके चलो। भाई आधा खर्चा तुम दे दो, आधा खर्चा हम दे रहा हूँ, कौन नका कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी लोग भी साकेत है तो बौद्ध धर्म कैसे? बौद्ध धर्म इस धर्म में है। अच्छा, ईसाई धर्म जी जी हाँ, हिंदू में नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इलाहाबाद? हाँ जी जी सर। चाह रहे हैं कि आधा खर्चा वो दें, आधा खर्चा हम अपने हिंदू क्या करेंगे? वो तो बात ही सर जी, इसलिए तो मैं इलाहाबाद के तैयार हूँ। तो बजट नहीं है तो ये बोलिए कि उधर से बजट और जी पैसा नहीं। अर्चना साकेत, पति के लल्लू लाल साकेत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 2 अबोध बच्चियों के साथ उनके सगे चाचा ने ही दरिंदगी की है, एक 15 माह की और दूसरी 7 साल की, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अबोध बच्चियों के साथ सगे चाचा ने दरिंदगी की है। हैवानियत की शिकार अबोध बच्ची को चोटें आई हैं। मां बच्चियों को लेकर थाने पहुंची, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं पीड़ित बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया है। लौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला 1 दिसंबर को अपने 2 बेटों और एक बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल गई थी। घर में 15 माह की बच्ची थी। उसी दौरान बच्ची के चाचा ने उसके साथ दरिंदगी की। वो उसे उसारी में ले जाकर दरिंदगी कर रहा था। जब महिला घर पहुंची तो उसारी में चाचा की हरकत देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। किसी तरह से महिला ने बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। महिला के पति बाहर काम करते हैं, जिनको फोन के जरिए पूरी घटना की जानकारी दी गई और रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची। रिपोर्ट लिखाने के बाद सुनते ही देवर ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इस बलात्कारी ने दोनों बच्चियों की बलात्कार के अलावा उसकी मां को भी जमकर पीटा। रिपोर्ट लिखाने पर उसको जान से मारने की धमकी दी गई। ये बलात्कारी 7 साल की बड़ी भतीजी को पहले शिकार बनाया, उसके बाद 15 महीने की बच्ची को शिकार बनाया।
जब उसको तकलीफ हुई तब उसने मां को अपने इस बलात्कारी चाचा की हरकतें बताईं। हालांकि उस समय लोक लाज के डर से परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिससे आरोपी के हौसले और बुलंद हो गए और उस दरिंदे ने एक 15 महीने की बच्ची को शिकार बना लिया। सर, एक लौर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, क्या है सर पूरा मामला? लौर में एक रिपोर्ट हुई है, एक बच्ची 1.5 साल की है, एक बच्ची 7 साल की है। उसकी मां ने रिपोर्ट किया कि उसके सगे चाचा ने दुष्कर्म उनके साथ किया है। इस सूचना पर तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को अभिरक्षा में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपराध का पंजीयन हो गया है, साक्ष्य संकलन उसकी जारी है। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा व नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर शिविर का हुआ आयोजन। रीवा नगर निगम में शहरवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा और नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जलकर, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अन्य लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई। शिविर का आयोजन नगर निगम परिसर में किया गया, जहां काफी संख्या में शहरवासी पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाया है। शिविर का उद्देश्य शहरवासियों की समस्याओं का निदान मौके पर ही करना। बताइए, शिविर लगाया गया है। हाँ, ये शिविर संपत्ति कर और जलकर और किराए के जो प्रकरण लंबित हैं काफ़ी समय से, तो उनके निराकरण के लिए विशेष शिविर आयुक्त महोदय के निर्देश पे आज लगाया गया है। और इसमें जो भी बकाया है, जैसे लोग कहते हैं कि साहब हमारा निराकरण नहीं हो रहा, तो आ रहे हैं और ये बकाया अपना निराकरण करा के बकाया जमा करा रहे हैं। छूट भी है इसमें? नहीं, अभी तो छूट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं है और छूट समय समय पर दी जाती है शासन द्वारा, पर आज कोई छूट विशेष नहीं है। मैं MS सिद्दीकी, राजस्व प्रभारी, नगर निगम रीवा। मेरा नाम अली अहमद खान है। मेरा मकान वार्ड नंबर 33 के में है। 233 नंबर मकान नंबर है। इसका 2 साल का टैक्स बकाया था। इसे मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि आज यहाँ शिविर लगा हुआ है और लोग आकर जमा करें। मैं जमा करने आया तो मुझे बताया कि 8,490 रुपये टैक्स होता मेरा। फिर मुझे एक जानकारी दी गई कि ये जो मकान मेरे पिताजी के नाम से, उनकी डेथ हो चुकी है और अगर मैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ले आऊँ तो माताजी की तरफ से जो टैक्स जमा किया जाएगा उसमें मुझे छूट मिलेगी। तो मैं घर गया, घर जाकर के मैं ये मृत्यु प्रमाण पत्र लाया। ला के जब यहाँ दिखाया गया तो मुझे जो छूट दी गई उसके बाद मुझे कुल 5500 रुपये टैक्स लगा। तो 8,490 में से आप 5500 माइनस करें तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। लगभग कैसा महसूस कर? तो बहुत अच्छा लगा। आने से मुझे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं आया, अभी तक मेरे छोटे भाई जमा करते थे, चूँकि वो शिक्षित नहीं हैं, तो वो जो बताते थे जमा हो जाता था टैक्स। रीवा में कहाँ पर मकान है? मकान बताया ना मैं, वार्ड नंबर 33 में 233 नंबर मकान है, इस्लामी स्कूल के पास में। ये जोन क्रमांक 5 के से लगा हुआ ठीक पीछे का मकान मेरा मकान है। समय से जमा कर देना चाहिए। बिल्कुल, समय से जमा करने से हमेशा फ़ायदा होता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।